हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विश्वास बैच। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसी थेरेपी है जिसे देकर हम किसी की जान बचा भी सकते हैं, और इसी थेरेपी में अगर जरा सी भी लापरवाही करी तो इससे किसी की जान जा भी सकती है। तो आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो आज टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप ब्लड या फिर उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है वो किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन? टू ट्रीट डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसी का हीमोग्लोबिन लेवल कम है उसे ट्रीट करने के लिए, कोई ट्रॉमा हो गया है, सडनली ब्लड लॉस हो गया है, उसको रिकवर करने के लिए। तो जो भी हम ब्लड या उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स, ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स है, जब हम उसे ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी पर्सन को तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन होगी, इट इज अ प्रोसीजर in which blood or their component administered to a patient, administered to a patient। ठीक है। क्यों कर रहे हैं? टू ट्रीट एनी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी टू रेज हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। तो इसलिए हम कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि किसी पेशेंट में अगर उसका आपने चेक किया, आपको पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, नॉर्मल से कम है, तब हम ऐसे पेशेंट्स को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है। कोई डेफिशिएंसी है या कोई थैलेसीमिया या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज है जिसमें उसका जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो जानते ब्लड क्या है? तो ब्लड को हम बोल सकते हैं कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। हम बोल सकते हैं ना कि ब्लड जो है वो हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड में अगर हम बात करें तो ब्लड में हमें क्या मिलेगा? ब्लड में हमें मिलता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो क्या दो चीजें मिल रही है? ब्लड बेसिकली हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। ब्लड में हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें मिल जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये सब हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारा है, इसके अंदर हमें मिल जाते हैं प्लाज्मा में वाटर और कोएगुलेशन फैक्टर्स। प्लाज्मा में क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा वाटर और कोएगुलेशन फैक्टर्स।
ठीक है। तो ये जो डिविजन्स हो रहे हैं, तो ये डिसाइड हम कैसे करेंगे कि किस पेशेंट को डब्ल्यूबीसी चढ़ाना है, किसको हमें आरबीसी देना है, किसको प्लेटलेट देना है, किसको प्लाज्मा देना है। तो ये डिपेंड करता है टोटली पेशेंट की कंडीशन पे। ठीक है, थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स हैं या फिर कोई ऐसे हैं जिनको कोएगुलेशन रिलेटेड, जिनके कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, उन पेशेंट्स को हम क्या चढ़ाएंगे। तो ये हम पेशेंट की कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को हम किस तरीके का ब्लड देने वाले हैं। हम उसे ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फॉर्म में देंगे या फिर प्लाज्मा देंगे या फिर होल ब्लड देंगे। अब सपोज करिए कि एक आपके पास एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया, एक एक्सीडेंट वाला पर्सन आया है, ठीक है, खून बह गया है उसका। अब जब एक्सीडेंट हुआ है, उसका खून बहा है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आरबीसी ने डब्ल्यूबीसी ने सोचा कि मैं निकल जाता हूँ, प्लेटलेट ने सोचा कि मैं निकल जाता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो होल ब्लड निकला, उसका कंप्लीट ब्लड लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में हम उसको होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं हमें किस तरीके का कॉम्पोनेंट उसको देना है। क्लियर है? तो हमने डेफिनेशन देख ली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लड या फिर उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने ब्लड देख लिया, ब्लड है हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हमें प्लाज्मा मिलता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, प्लेटलेट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लड। ठीक है, अब आरबीसी आप कैसे पेशेंट्स में दोगे? आरबीसी जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम लोग आरबीसी को ट्रांसफ्यूजन करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। डब्ल्यूबीसी हम किन में देंगे? डब्ल्यूबीसी की जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसे पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको सारे एंटीबायोटिक्स चल गई हैं, सारे ट्रीटमेंट चल गए, फिर भी उनका इन्फेक्शन लेवल जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है उनको डब्ल्यूबीसी की कमी हो, उनकी जो लड़ाई करने की क्षमता हो रही है वो कम हो रही है, तो हम उनको डब्ल्यूबीसी के फॉर्म में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो ये जिनको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में देंगे। प्लेटलेट्स हम किस में देंगे? प्लेटलेट्स में हम दे सकते हैं हीमोफीलिया, ठीक है, या जिनको कोएगुलेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग जिनका दिक्कत हो रही है, ठीक है, जिनको क्लॉट्स नहीं बन पा रहे हैं, पीटीआई या ना डिरेज्ड है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग प्लेटलेट्स दे देते हैं। प्लाज्मा हम किस में देते हैं? प्लाज्मा में दो चीजें हैं, ठीक है, वाटर से बना है और कोएगुलेशन फैक्टर से बना हुआ है। तो वाटर अगर हम दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई अगर वाटर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको डिहाइड्रेशन होगा। तो प्लाज्मा हम किन पेशेंट्स में देते हैं? प्लाज्मा हम देते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स में। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन का पर्सन है और उसको बाकी सारा ट्रीटमेंट दे चुके हैं, फिर भी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब हम उसको प्लाज्मा जो है वो ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो वो उसको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगा। कोएगुलेशन जैसे मैंने बताया, क्लॉटिंग वगैरह जिनकी प्रॉब्लम है, जिनको क्लॉट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा मैसिवली ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स नहीं फॉर्म हो पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं और उधर हम लोग प्लेटलेट्स भी दे सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, किस तरीके के ब्लड प्रोडक्ट्स हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। कैसे केसेस में? जिसमें मैसिव हैमरेज हुआ है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पर्सन आया है, एक साथ उसका एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में खून निकल गया है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ये चीज डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये चीज पता नहीं लगा सकते कि उसके जो बॉडी में कमी किस चीज की हुई है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग होल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो होल ब्लड हम किन किन में दे रहे हैं? इसमें सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी चीज की कमी हो, जब आप उसको पूरा होल ब्लड दे दोगे, तो जिस भी प्लेटलेट की कमी हो रही हो, चाहे क्या नाम है, प्लाज्मा की कमी हो रही हो, आरबीसी की कमी हो रही हो, वो जब होल ब्लड दिया जाएगा ना, तो वो सारी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो मैसिव हेमरेज वाले पेशेंट्स में देंगे, रैपिड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, सडनली ब्लड लॉस हो गया इतना ज्यादा, तो फटाफट हमको उसको खून चढ़ाना है, तो ऐसे केसेस में हम लोग होल ब्लड देते हैं। पैक्ड आरबीसी, पीआरबीसी भी जिसे हम बोलते हैं, पीआरबीसी क्या होता है? ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है रेड सेल्स का। ठीक है, आरबीसीज का ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, सिर्फ आरबीसीज होते हैं इसमें। ये कौन सी कंडीशन में देते हैं? ये देते हैं हम लोग एनीमिया में, क्योंकि जो आरबीसी है ना, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, कैरीड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनीमिया वाले पेशेंट्स है,
ठीक है, हाइपोक्सिया हो रहा है, सीवियर हाइपोक्सिया हो रहा है, ऐसे पेशेंट में हम लोग पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है और पीआरबीसी जैसे ही आप उनको दोगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जब आप आरबीसी दोगे तो उनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे उनको इम्प्रूव मिलेगी, उनसे उनको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग पीआरबीसी देते हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट कैसे देते हैं, इसमें सिर्फ प्लेटलेट मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे किस पेशेंट्स में देते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में देते हैं, जिनका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मलेरिया, इन सब कंडीशंस में प्लेटलेट्स का काउंट काफी कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग प्लेटलेट्स, सिर्फ प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, इसमें हम लोग प्लेटलेट्स दे सकते हैं। और एक होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसे हम एफएफपी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा के साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। क्लियर है, तो ऐसे में क्या होगा कि जिन पेशेंट्स को कोएगुलोपैथी वाली डिजीजेज है, ठीक है, और लिवर डिजीजेस है, तो इन सब में हम लोग देते हैं एफएफपी। ठीक है, होल ब्लड दे दिया, जब हम मैसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है ऐसी कंडीशन में हमने होल ब्लड दे दिया। प्लेटलेट्स हमने दे दिए एनीमिया वाली कंडीशन में। ठीक है, और सॉरी पीआरबीसी हमने दे दिया एनीमिया वाली कंडीशन में, प्लेटलेट हमने दे दिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या एक्टिव ब्लीडिंग जब हो रही है तब दे दिया, और एफएफपी हम दे देते हैं कोई भी कोएगुलेशन वाली कंडीशन में, जिसमें कोएगुलोपैथी हो रखा है, या लिवर डिजीजेस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, होल ब्लड, पीआरबीसी, प्लेटलेट एंड एफएफपी, ये होते हैं इसके ब्लड के कॉम्पोनेंट्स। अब अगर होल ब्लड की बात करूं मैं, होल ब्लड जो होता है ये एक यूनिट में कितना होता है, तो होल ब्लड जो मिलेगा वो हमें एक यूनिट में 350 ml मिलेगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 350 ml। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट का एक यूनिट कितना ml होता है। ठीक है, तो जो होल ब्लड होता है उसका एक यूनिट हमारा 350 ml का होता है। अब उसी तरीके से जो पीआरबीसी होता है, पीआरबीसी जो होता है वो होता है हमारा 250 से, जिसका 1 यूनिट होता है वो होता है हमारा 250 से लेके 470 तक, 250 ml से लेके 470 तक। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, जो उसकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कि कितना बड़ा वो लोग बैग बना रहे हैं। ठीक है, तो पीआरबीसी का एक यूनिट होता है हमारा 250 से लेके 470 ml तक। अब थर्ड हमने कंपोनेंट पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने प्लेटलेट। तो प्लेटलेट जो होता है हमारा, उसका एक यूनिट जो होता है वो होता है 50 से 70 ml तक, 50 से 70 ml तक। ठीक है, यानी कि अगर आपको होल ब्लड के बराबर यानी कि 250 के अराउंड अगर आपको प्लेटलेट चढ़ाना है तो आपको लगेंगे 5 से 6 बैग। ठीक है, 5 बैग लग जाएंगे अगर आपको 250 ml अगर आपको प्लेटलेट देना है, अगर आपको 250 ml प्लेटलेट देना है पेशेंट को, ठीक है, एडवाइस किया गया उसको 250 ml। ठीक है, तो आप एक बैग में 50 से 70 ml आता है, तो आपको अगर 250 देना है तो वो लगभग 5 बैग के बराबर हो जाएगा। आपको 5 बैग देने पड़ेंगे प्लेटलेट के, जो कि क्योंकि एक बैग हमारा 50 ml का हो रहा है। ठीक है, 50 से 70 ml का होता है, तो ये हो गया हमारा प्लेटलेट। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा एफएफपी। एफएफपी जो होता है, एफएफपी जो है इसमें क्या मिल रहा था, इसमें हमें प्लाज्मा मिल रहा है, उसके साथ साथ कोएगुलेशन फैक्टर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक यूनिट जो है वो मिलेगा हमें 200 से लेके 225 तक। 1 यूनिट इसका हो जाएगा 200 से 225 ml। ठीक है, इसके बैग में एक यूनिट बैग में हमें 200 से 225 ml तक हमें एफएफपी मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी कंसिडरेशन, मतलब कितने अमाउंट्स में हमें मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
रोल ऑफ नर्स की, कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, जब किसी पेशेंट को एडवाइस किया गया है कि इस पेशेंट का हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो एज अ नर्स आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। अब आपके एज अ नर्स आपको अपने रोल पता होने चाहिए, ठीक है। तो सब इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं ब्लड सेफ, ठीक है, ये निमोनिक रहेगा हमारा ब्लड सेफ। तो बी से हो जाएगा बेसलाइन वाइटल्स। बेसलाइन वाइटल्स मतलब कि जैसे ही आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपको बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, तब आपको वाइटल्स चेक करने हैं। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन आप वाइटल साइन मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे। फिर एल से आता है लेबल चेक। लेबल चेक का क्या मतलब है, अब आपने वाइटल साइन मॉनिटर कर लिए पेशेंट के, ठीक है, ब्लड चढ़ाने से पहले आपने देख लिया कि पेशेंट का क्या वाइटल्स हो रहा है, या आपने मॉनिटर कर लिया। अब आपको लेबल चेक करना है। लेबल चेक कैसे करेंगे, तो लेबल चेक कम से कम आपके पास 2 हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने चाहिए लेबल चेक करने के लिए, ठीक है। आपके पास लेबल चेक करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने चाहिए। दो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने चाहिए लेबल चेक करने के। अब लेबल में क्या चेक करोगे, आप उस ब्लड बैग को देखोगे, ठीक है, उससे क्रॉस चेक करोगे, आप क्रॉस मैच करेंगे, आपको पता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप या आप नर्स हो सकती है, ठीक है, 2 हेल्थ प्रोफेशनल में हम लोग 2 नर्स भी हो सकती हैं, एक डॉक्टर एक नर्स भी हो सकता है, दो डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी 2 हेल्थ प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। मतलब सिंगल पर्सन चेक नहीं करेगा, 2 लोग लगेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो अब उस बैग पे आप क्या चेक करोगे, आपको पता है कि हमारे पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप ब्लड बैंक में चेक करोगे, ब्लड बैंक को आप मैच करोगे, आप पेपर से चेक करोगे, ठीक है, कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो बैग पे भी ए पॉजिटिव लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, ट्यूबिंग नंबर चेक करेंगे, ठीक, और क्या नाम है RH चेक करेंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन से ब्लड ग्रुप का है, कितने ml का है बैग, ठीक है। हमने देखा था ना अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग अमाउंट में हम लोगों को बैग्स अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प से हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसमें हम लेबल चेक करेंगे, क्लियर है। फिर थर्ड आता है ऑब्जर्व फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो ऑब्जर्व फॉर रिएक्शन में क्या है, ऑब्जर्व फॉर रिएक्शन में है कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स है ना वो बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपने ब्लड स्टार्ट किया, ठीक है, और जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स है उसमें लगभग आप 50 ml तक का ही खून दोगे, ठीक है। क्यों देंगे, कि अगर कोई रिएक्शन हो भी रहा होगा, होना भी होगा, ठीक है, वैसे तो आप पूरे प्रिवेंशन ले रहे हो, बाई चांस अगर कोई कहीं मिस्टेक होती है और उस ब्लड से रिएक्शन होता है, तो आपने 15 मिनट में आपने सिर्फ 50 ml दिया है, ठीक है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा, उसको फटाफट से फ्लश करेंगे हम लोग, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे रिएक्शन को ठीक करने के लिए। तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ही गया पेशेंट के अंदर, तो वो इतना क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट में ब्लड दे दोगे तो वो रिएक्शन और ज्यादा मैसिव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये फिक्स्ड है कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स है उसमें लगभग आपका 50 ml खून ही जाना चाहिए पेशेंट के अंदर, कि जस्ट इन केस अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो आपके कंट्रोल में रहे सिचुएशन, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है ना ये आपके क्रिटिकल मिनट्स हैं, ठीक है, और इसमें लगभग हम लोग 50 ml खून देते हैं। और क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग रिएक्शन में, अब आप जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे तो आपने वाइटल्स देखे, ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है उसमें आप वाइटल्स चेक करोगे, ठीक है, इसमें आप वाइटल्स चेक कर लेंगे। अब रिएक्शन में क्या किस तरीके की 2 रिएक्शंस हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है इनकम्पैटिबिलिटी की। अब इनकम्पैटिबिलिटी भी 2 तरीके की है,
इनकम्पैटिबिलिटी आपको मिल जाएगी, एक मिलेगी एबीओ और दूसरी मिलेगी आरएच। ठीक है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है कि आपका पेशेंट ए पॉजिटिव था लेकिन गलती से उसको बी पॉजिटिव ब्लड चला गया, मतलब कि ब्लड ग्रुप तो कुछ और था लेकिन दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड उसके अंदर ट्रांसफ्यूज हो गया, तो वो हो जाएगी हमारी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, पेशेंट था पॉजिटिव ए पॉजिटिव और उसको खून चढ़ गया ओ नेगेटिव, या उसका जो आरएच फैक्टर है वो दूसरा चढ़ गया, पॉजिटिव का था लेकिन उसको नेगेटिव का चढ़ गया। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर है? तो आपने ऑब्जर्व रिएक्शन में क्या कर लोगे? आप वाइटल साइंस चेक कर लोगे। वाइटल साइंस में हम स्पेशली देखेंगे कि पेशेंट को टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि जैसी कोई रिएक्शन होगी उसकी दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं। ठीक है, टैकीकार्डिया मॉनिटर करोगे, आप उसका बीपी देखोगे। ठीक है, बीपी मॉनिटर करेंगे और फीवर देखोगे, टेम्परेचर देखोगे, क्योंकि जो सबसे पहला रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें पेशेंट को फीवर आता है विद चिल्स। ठीक है, जो सबसे पहली आपकी जो रिएक्शन मिलेगी ना, वो पेशेंट बोलेगा कि मुझे बुखार आ रहा है और ठंड लग रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद उसको नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट कर सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको रिएक्शंस को चेक करना है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है स्टार्टिंग के 15 मिनट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है हमारा ओनली प्रिस्क्राइब्ड ब्लड। ठीक है, ओनली प्रिस्क्राइब्ड ब्लड यानी कि जो मैंने बताया कि आपको सिर्फ वही खून देना है जो उसके लिए कंपैटिबल है। ठीक है, और इनकम्पैटिबल अगर आपने ब्लड दे दिया, मान लो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था बट ने बी पॉजिटिव दे दिया, तो वो इनकम्पैटिबल ब्लड हो जाएगा, उससे उसको रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि जो भी हम ब्लड प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं वो कंपैटिबल होना चाहिए पेशेंट के अकॉर्डिंग। आरएच का भी सेम है। ठीक है, आरएच फैक्टर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर पेशेंट आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव का ही ब्लड मिलना चाहिए, आरएच नेगेटिव है तो आरएच नेगेटिव का ब्लड मिलना चाहिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन में हम करेंगे ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन में आप टाइम नोट कर लोगे, कितने बजे आपने इसको ब्लड स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें आप टाइम नोट करेंगे, वॉल्यूम नोट करेंगे, कितना अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है पेशेंट को, 250 ml ब्लड चढ़ाना है, 300 ml ब्लड चढ़ाना है, कितना 150 ml चढ़ाना है। ठीक है, आप वॉल्यूम नोट कर लोगे। ठीक है, वाइटल्स नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सब हमारा डॉक्यूमेंटेशन में काम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्लो स्टार्ट। हमेशा ब्लड जब भी आप ट्रांसफ्यूज करोगे उसको कभी भी फास्ट नहीं देना है, हमेशा उसको स्लो ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, और लगभग हम 4 घंटे के अंदर अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को करना ही करना है हमें। ठीक है, लगभग 4 घंटे के अंदर, मतलब आपको स्लो तो देना ही है लेकिन जो आपका ब्लड है ना वो विद इन 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, आपने सोचा फटाफट ब्लड दे देता हूँ, उसको फास्ट कर दिया। ठीक है, नहीं, रेट को हमेशा स्लो ही रखना है। आपका जो खून है, जो ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, वो विद इन 4 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, विद इन 4 आवर्स। ठीक है, फिर असेस आईवी साइट, ए से हो जाएगा हमारा असेस आईवी साइट। अब आईवी साइट में असेसमेंट में क्या है? हमेशा जो आईवी साइट जो आईवी लाइन होगी वो हमेशा 18 गेज की होगी, यानी कि बड़े बोर की जो कैनुला है वो हमें यूज करना है, 18 गेज आईवी एक्सेस। ठीक है, तो आईवी एक्सेस जो रहेगा वो आपका 18 गेज का रहेगा। क्लियर है? अब इसमें भी आप क्या चेक करोगे? इसमें आपको चेक करना है कि आपने जो कैनुला लगाया है, ठीक है, जो 18 गेज का कैनुला लगाया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आपको आईवी साइट को मॉनिटर करना है। ठीक है, कि रेडनेस तो नहीं है, आईवी साइट को आप असेस करोगे। ठीक है, आईवी साइट असेसमेंट, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि कोई रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कैनुला डिस्प्लेस तो नहीं हो गई है। ठीक,
अपनी प्लेस पे है या नहीं है ये चेक कर लेंगे। ठीक है, कैनुला पेटेंट है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने कैनुला लगाई थी बट आप तो इस भरोसे कि नहीं नहीं अभी तो लगाई है, 2 घंटे पहले ही तो लगाई है, अब पता चला आप तो पूरा लेके तैयार हो गए, ब्लड वगैरह ब्लड बैग लेके चढ़ाने के लिए रेडी हुए, पता चला कि वो तो पेटेंट ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ही चेक करके देख लेना है, पहले ही फ्लश आपको कर लेना है, पहले ही देख लेना है कि आपकी कैनुला पेटेंट है या नहीं है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आईवी एक्सेस असेसमेंट। फिर लास्ट आता है हमारा फ्लश विद एनएस। जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपको जो ट्यूबिंग है उसको क्लियर करना है। ठीक है, उसे क्लियर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन का फ्लश। ठीक है, जैसे ही आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हुआ, वो बैग खाली हुआ ब्लड से, आपको तुरंत जो वो लाइन है बीटी सेट का जो लाइन है उसको फ्लश करना है। ठीक है, क्यों, वो किससे करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम नॉर्मल सलाइन से। क्यों करना है, क्योंकि जो नॉर्मल सलाइन है, ठीक है, वो उस जो ब्लड है उसको वहां पे क्लॉट नहीं होने देगा। ठीक है, वो उसको क्लियरली जाने देगा आईवी एक्सेस के अंदर। ठीक है, तो हमें जब भी फ्लश करना है सलाइन से, हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हम लोग फ्लश करते हैं। समझ गए कि फ्लशिंग कब होगी, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन always flush the line with नॉर्मल सलाइन। क्लियर है, तो ये रहेगा नर्स का रोल। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ये एज अ नर्स आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका रोल है कि आपको इन सारे चीजों को फॉलो करना है। फटाफट देख लेते हैं इसके लिए, नर्स के रोल के लिए हमारे पास निमोनिक है ब्लड सेफ। ठीक है, तो ब्लड से बी से हो जाएगा, आपको बेसलाइन डेटा वाइटल्स चेक करने हैं। फिर एल से आपको लेबल्स चेक करना है, ब्लड बैग और ब्लड की जो भी आपका पेपर है, पेशेंट का क्या कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे कि ब्लड ग्रुप सेम है, आरएच जो कंपोनेंट है वो सेम है या नहीं है, ट्यूबिंग्स का नंबर क्या है, ब्लड एक्सपायर तो नहीं है, ये सब आपको पहले ही चेक कर लेना है। फिर आप ऑब्जर्व फॉर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स में आप ऑब्जर्व करोगे रिएक्शन को कि कोई उसको फीवर की कंप्लेंट तो नहीं हो रही है, चिल्स तो नहीं आ रही है, डिस्निया तो नहीं हो रहा है, उसका टेम्परेचर रेस तो नहीं कर रहा है। ठीक है, बीपी हम मॉनिटर करेंगे, टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा है, हार्ट रेट तो इंक्रीज नहीं हो रही है। क्लियर है, तो हम लोग रिएक्शंस ऑब्जर्व करेंगे। और ओनली प्रिस्क्राइब्ड ब्लड, तो जो प्रिस्क्राइब्ड ब्लड होगा ना, अब मान लो उसको प्रिस्क्राइब किया गया था प्लेटलेट, ठीक है, कि क्या नाम है, प्लेटलेट इसको ट्रांसफ्यूज करना है, आपने कर दिया होल ब्लड। ठीक है, आपने बोला कि होल ब्लड में तो सब कुछ मिलता है, कोई बात नहीं, प्लेटलेट नहीं मिल रहा है तो मैं इसको होल ब्लड दे देता हूँ। नहीं, जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो भी ब्लड कंपोनेंट उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, वही कंपोनेंट आपको देना है। क्लियर है, और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और आरएच कंपैटिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। अगर वो ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाला ही ब्लड जाना चाहिए, अगर वो बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओनली प्रिस्क्राइब ब्लड में हम लोग ये चेक करेंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, उसमें वो डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट का ब्लड प्रिस्क्राइब किया है, कितना वॉल्यूम उसको दिया गया है, वो मॉनिटर वो डॉक्यूमेंट करेंगे। कितने टाइम पे उसको ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ है, थ्रू आउट द कितना टाइम पीरियड उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चला है, ये मॉनिटर करेंगे। फिर स्लो स्टार्ट करेंगे। हमेशा जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, वो हमेशा स्लो देना है और विद इन 4 आवर्स तक उसको कंप्लीट कर देना है। क्लियर है, फिर असेस आईवी साइट। आईवी साइट को असेसमेंट करना है कि वहां पे कोई रेडनेस तो नहीं है, आईवी लाइन पेटेंट है या नहीं है। आईवी लाइन जो रहेगी वो हमेशा बड़े बोर की, बड़ी जो जिसकी बोर की गेज ज्यादा है, वो वाली आईवी लाइन हमें यूज करनी है। यानी कि 18 बोर की हमको 18 गेज की नीडल हमको यूज करनी है, कैनुला यूज करनी है। फिर आता है फ्लश विद एनएस। जब आपका ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा, उस पूरी लाइन को क्लियर करने के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन से उस पूरी लाइन को फ्लश कर देते हैं। क्लियर है, ताकि उसमें क्लॉटिंग ना हो। तो ये हो गया हमारा नर्स का रोल। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि चलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, लेकिन हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कॉम्प्लिकेशंस हमें मिल सकते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन,
सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, आयरन ओवरलोड हो सकता है, एसिडोसिस, डिजीज ट्रांसमिशन या फिर सेप्टिसीमिया। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।